हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक बात करते हैं कि जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लेके, या जब पोर्टफोलियोज हम बिल्ड करते हैं तो उसको लेके हम जिस तरह से काम करते हैं उसका एक अप्रोच, मतलब एक अप्रोच हम डिस्कस करेंगे जिसको आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजीज टू इन्वेस्ट और टू क्रिएट पोर्टफोलियोज। अब इसमें काफी अप्रोचेस पॉसिबल है, काफी तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियोज बिल्ड करते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब बुल मार्केट है तो परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक्स का अच्छा होता है और एक अलग उसमें सिनेरियो होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है, उसमें स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं तो एक अलग अप्रोच होता है। और एक नॉर्मल कभी मार्केट सिचुएशन है जहां पे एकदम सॉलिड मार्केट ट्रेंड नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, तो उस टाइम का जो फर्क होता है कि जिस तरह से वो बिहेवियर होता है स्टॉक्स का या आपके पोर्टफोलियो का। तो बहुत बार क्या होता है कि हम पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है हर ट्रेडर का एक अपना पोर्टफोलियो होता है छोटा, जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं तो भी, या कुछ लोग एक सेपरेट स्ट्रैटेजी रन करते हैं टू क्रिएट पोर्टफोलियोज। अब जब हम ये पोर्टफोलियो की बात करते हैं जहां पे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि मैंने ये देखा है, हम लोगों के पास बहुत क्वेरीज भी आते हैं रिलेटेड टू पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो होते हैं उसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो ओवर अ टाइम कैसा होता है कि वो पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ होता है। कभी किसी ने बोला, किसी का रिकमेंडेशन है, किसी का सुन लिया, कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, या खुद का स्टडी है, स्टॉक्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, ये करके खुद का एक स्टडी करके स्टॉक आइडेंटिफाई किया। इस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। अब वो पोर्टफोलियो ओवर अ टाइम परफॉर्म करता है। जब मार्केट बुल मार्केट है तो नॉर्मली सारे पोर्टफोलियोज अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है या वो नीचे आता है तो स्टॉक्स एग्जिट होते नहीं है। फिर क्या होता है कि ओवर अ टाइम बहुत बार मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं, पोर्टफोलियो पूरी तरह से रिकवर नहीं करते। कुछ स्टॉक्स चलते हैं लेकिन कुछ स्टॉक्स जो नहीं चले वो ओवरऑल रिटर्न जो है वो एक दूसरे का मैनेज कर लेते हैं, तो नॉर्मल एवरेज रिटर्न होता है या बहुत बार तो नेगेटिव रिटर्न्स होता है। तो जैसा आई कीप सेइंग कि मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं बट पोर्टफोलियोज रिकवर नहीं होते बिकॉज अंडर परफॉर्मर्स को लेके स्टक हो गए उस पोर्टफोलियो में। तो ऐसे इश्यूज होते हैं, राइट। अब इसके बारे में स्टॉक आइडेंटिफाई करना और फिर एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये सारा तो हम लोग सब्जेक्टिव बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। आपको भी काफी चीजें ऐसी पता होगी, तो वो एक अप्रोच हो गया। इस वीडियो में हम एक अप्रोच ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो इसके इश्यूज को डिस्कस करते हैं और फिर उसको लेके एक स्ट्रेटेजी पे भी बात करते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करो फंडामेंटल एनालिसिस करके। मैं भी करता हूं, मैं भी बिलीव करता हूं कि हम अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे, उसके बैलेंस शीट को स्टडी करे, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे। वो सब एक मेथड जरूर है। अगर आप वो करते हो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसके लिए बिल्ड किया है, रडार, जिसमें हम बहुत सारा ये फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा अवेलेबल करके देते हैं। काफी सारे टूल्स है वहां पे टू एनालाइज इट। उसको और कैसे यूज करना है उस पर हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कंपनीज हम आइडेंटिफाई करें तो भी अगर मार्केट सिनेरियो फेवरेबल नहीं है तो काफी टाइम तक वो परफॉर्म नहीं करती है। बट अगर अच्छी कंपनी है तो कभी ना कभी उसमें परफॉर्मेंस आने के चांसेस है ना। तो ये एक इश्यू होता है। अच्छा, कभी आप देखते हो कोई बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं। देखो, कोई भी एनालिस्ट जब कोई स्टॉक रेकमेंड करता है ना, मेरा ये मानना है कि नॉर्मली ऑन अ नॉर्मल लेवल, अनलेस इंटेंशन ही गलत है, बट मेरा ये मानना है कि वो अपने तरह से तो एक जेन्युइन कोशिश करता ही आपको देने का। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर होते हैं और कितना भी अच्छा एनालिस्ट हो सकता है ना कोई फैक्टर उसने कंसीडर नहीं किए, सारे फैक्टर कर ही लिए कंसीडर, ये भी मुश्किल होता है बहुत बार। दूसरा, कुछ चीजें कंट्रोल में भी नहीं होती है। सडनली कोविड जैसी चीज हो जाए जो किसी के हाथ में नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे पूरा कंट्रोल नहीं होता है। तो कितना भी स्टडी कर लो, या तो कुछ फैक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं या कभी कभी मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाता है। मार्केट सिनेरियो अगर फेवरेबल नहीं है तो चीजें परफॉर्म नहीं करेगी। और कभी कभी ये भी होता है कि थिंग्स चेंज, मतलब आप जो स्टोरी देख रहे थे या जो सिनेरियो आप एनालाइज कर रहे थे वो सिचुएशन ही चेंज हो गया, तो स्टोरीज ही चेंज हो जाती है सडनली, तो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, राइट। तो इसमें एक और क्या होता है, दूसरा एंगल इसमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिनेरियो, तो एक एनवायरमेंट होता है मार्केट का, जिसको आप बोलो मार्केट रिजम एनालिसिस या फेज आप मार्केट का एनालाइज करो। तो जो एनवायरमेंट होता है ना, वो कभी कभी समझने की बहुत जरूरत होती है एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं,
और आप ऑप्शंस बाय करते बैठे हो बहुत बार, हो सकता है आप वहां पे रेगुलर एक स्ट्रेटेजी रन कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप कोई स्ट्रेटेजी रन कर रहे हो, लेकिन अलोकेशन वाइज अगर आप देखो तो अगर मार्केट में कोई एक और चीज चल रही है तो ऐसा भी होना चाहिए ना, आप वहां अलोकेट कर लो, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छा काम हो रहा है तो आप वहां एक्टिव हो सकते हो। कभी हो रहा है मिड कैप चल रहा है और आप फ्रंट लाइन लेके बैठे हो, तो ये भी चीज होती है, राइट। तो ऐसी चीजें होती है कि अगर हमें पता हो कि मार्केट में क्या अभी चल रहा है, कहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, वहां अगर स्ट्रेटेजी एक्टिव हो तो रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट समझने का एक थोड़ा सा जरूरत होता है। इसके लिए मैंने एक पिछले वीडियो में एक बात किया था, अगर आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कैसे हो सकता है मार्केट में, रिलेटिव स्ट्रेंथ से निफ्टी क्या कर रहा है, फिर कौन सा सेगमेंट कैसे कर रहा है। तो उस हिसाब से हम अगर थोड़ा सा बिल्ड करें तो हम समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। बट उसके लिए भी एक और टेक्निक है जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले तो देखिए, बिल्कुल अगर हम एक ट्रेडिंग की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्रॉड लेवल पे एक ट्रेडर क्या करता है, या तो वो इंडेक्स में ट्रेड करता है या तो वो स्टॉक्स में ट्रेड करता है। अब इंडेक्स में या तो डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस कुछ भी पॉसिबल है, स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स या कैश सेगमेंट में या मिड कैप में, ये सब पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली ये जो पोर्टफोलियोज हम बिल्ड करते हैं वहां पे मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी हो सकते हैं, फ्रंटलाइन स्टॉक्स होते हैं, राइट। अब जब इंडेक्स में हम बात करें, अगर हमें ये समझ आए कि ये इंडेक्स जो है या फ्रंटलाइन स्टॉक्स है ये परफॉर्म कर रहे हैं क्या, इंडेक्स नॉर्मली किस चीज का बनता है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स का, राइट। तो ये परफॉर्म कर रहे हैं क्या, आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटेजी हो सकता है, ये मतलब यहाँ पे और डिटेल में बात हो सकती है, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज या ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। और ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मीन रिवर्जन जैसी स्ट्रेटेजीज, इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन प्लान करेंगे। बट स्ट्रेटेजीज में ट्वीक हो सकता है, दैट इज अ वेरी यूजफुल टूल। और अलोकेशन जो है अकॉर्डिंगली इसमें बढ़ सकता है, अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा अलोकेशन हो सकता है, ठीक है। स्टॉक्स में क्या होता है, मान लीजिए स्टॉक्स अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पे सिंपली आप ब्रेकआउट ट्रेड करो, ठीक है, और उसको राइड करो। इवन दिस सिंपल टेक्निक्स वर्क। और यहां पे आपका अलोकेशन जो है ना ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी डज वेल। अगर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में या इसमें, तो आपको नॉर्मली क्या है पता है क्या, आउट परफॉर्मर्स स्टॉक्स में ही ज्यादा स्टिक करना चाहिए। मतलब यहां भी आप आउट परफॉर्मर देखो ब्रेकआउट के साथ, दैट विल हेल्प। बट यहां तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है कि कहां आप काम कर रहे हो, कौन सा सेगमेंट कर रहा है, कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। कभी बेयर मार्केट में भी कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, ये मैंने अपनी बुक में पूरे एक डेटा के साथ एक बार डिटेल में डिस्कशन भी किया है, अपनी बुक ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ। तो उसमें आउट परफॉर्मर्स जो होते हैं वहां पे आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर आप ट्रेडर टाइप है जहां पे आप चर्निंग देख रहे हो, तो बीच बीच में बुक करना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच चाहिए स्टॉक्स में, बिकॉज वहां पे रोटेशन थोड़ा होता है। तो इसमें और अलोकेशन थोड़ा सा मतलब कम हो सकता है, बिकॉज कोई और सेगमेंट परफॉर्म कर रहा है, वहां अलोकेशन ज्यादा हो सकता है। तो एक ब्रॉड लेवल पे इस टाइप का हम ट्रेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस हो जाता है, राइट। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि राइड करना या बुक करना, देखिए मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि अनलेस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आप ट्रेडर हो, मतलब हो सकता है आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ठीक है। ट्रेडिंग इज व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग। मतलब एक डेफिनेशन होता है ना, विच डजंट मेक एनी सेंस, कि आप टाइम के बेस पे अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो आप ट्रेडर है, नहीं तो इन्वेस्टर है, तो वो सब नहीं होता है। आइडियली इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग, योर ट्रेडिंग। अब अगर आपका इंटेंशन है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो इसको बेचना है, इन दैट केस यू आर अ ट्रेडर एंड फाइन, यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर। लेकिन अगर आपका ये है कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आई एम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, या 2 साल के लिए करना है, तो ये टाइम वेस्ट होता है ना। तो क्यों 1 साल या 2 साल, क्योंकि आपको पैसे चाहिए उस टाइम पे, या आपकी टैक्स की रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट वो सब देख के नहीं चलता है, राइट। मार्केट डजंट इवन नो कि आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ टेक्निक
कि किस बेसिस पे वो एग्जिट करेंगे। अगर वो इन प्लेस है ना तो कभी स्टक नहीं होंगे। और मार्केट्स ऐसा नहीं होता है कि वो टाइम के बेस पे करता है। मार्केट्स में जब फेवरेबल सिनेरियो होते हैं किसी सेक्टर में, वो 1 महीने में 1 डिकेड का काम कर लेता है। तो ऐसी चीजें होती है इवन स्टॉक्स में। मतलब आप देखो तो 2 महीने में जो रन होता है वो कभी कभी 5-7 साल में नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मार्केट का सिनेरियो कैसा है, और आप वो जो टाइम है वो उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक तो टेक्निक होने की जरूरत है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको है ना ये 3 चीजें एक्चुअली ट्रेडिंग में पता होनी चाहिए। यूनिवर्स मतलब आप कहां पे काम करोगे, ठीक है, कौन से स्टॉक्स में आप काम करोगे। दूसरा होता है कि एनवायरनमेंट क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट कैसा है, कौन सा सेगमेंट कैसा है। और तीसरा होता है कि टेक्निक, आपके पास टेक्निक की जरूरत है। अब टेक्निक जो है उसमें आई मीन नॉर्मली जैसे आप बाय कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे, ये आता है टेक्निक में। अब क्या होता है कि जब यूनिवर्स की बात आती है, जब हम पोर्टफोलियोज वगैरह की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये यूनिवर्स में होता है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ बोला, ठीक है, कि ये स्टॉक ले ले, ये अच्छा है, इसमें न्यूज है। तो स्टॉक फ्रेंड्स होते हैं, न्यूज होते हैं जो आप सोशल मीडिया वगैरह में देखते हो या आप टीवी पे देखते हो, कहीं भी। आई मीन देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। अब हम बोले भी या मैं आपको ये भी बोलूं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखो, आप इधर मत देखो, बट वो नॉर्मली होगा नहीं, राइट। होता क्या है कि हम सब जगह देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि मैंने आपको कोई स्टॉक बोला और वो चल गया, तो मैं तो आपको बार बार आके ये भी बोलूंगा, देखो मैंने बोला था, मैंने बोला था। तो मैंने बोला था बहुत बार होते रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो लगेगा ही कि यार इसमें भी कर लेते हैं, या मैंने किया होता इसमें इन्वेस्ट तो अच्छा होता। और ये मैंने बोला था होता है जब वो चलता है। जब वो नहीं चलेगा तो कोई क्यों बोलेगा मैंने बोला था, है ना। तो वो सारी चीजें होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपके ये जो सोर्सेस है यूनिवर्स के, ये आपका सर्कल है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है आपका खुद का एक स्टडी हो, मतलब जिसमें आप फंडामेंटल स्टडी बोलो या टेक्निकल बोलो या जो भी, आप एक स्टडी कर रहे हो, उस बेसिस पे उसको निकाल रहे हो, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बट जैसे मैंने पहले बोला ना कि उसमें आपके पास शायद काफी स्टॉक्स आ सकते हैं, कहीं कंपनीज आ सकती है। और बहुत बार ये भी होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी स्टॉक्स उस टाइम नहीं चलता है, वो इवेंचुअली कभी चलता है। ऐसे मेरे पास भी ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जो ओवर टाइम मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छी कंपनीज है, लेकिन काफी टाइम तक वो नहीं चली, और बाद में जब देयर इज अ फेवरेबल सिनेरियो वो चली। तो ये भी चीजें होती है। तो ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो आपका यूनिवर्स होता है, ये आपके आसपास या आपकी स्टडी ये यहां से वो होता है, और ये थोड़ा रैंडम होता है। मतलब मैं आपको ये भी बोलूं कि आप एक काम करो, निफ्टी 500 देख लो, फिर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगेगा, 500 यूनिवर्स में नहीं है, देन व्हाट। और जरूरी नहीं है कि 500 स्टॉक के ही सारे चल रहे, बाकी स्टॉक्स भी तो चल रहे। तो एक डेफिनेटली एक अच्छा अप्रोच जरूर हो सकता है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड यूनिवर्स हो। लेकिन नॉर्मली जो होता है, मैं अभी ये इस वीडियो में ये अप्रोच ले रहा हूं कि चलो एक्सेप्ट करते हैं कि नॉर्मली क्या है, बस उसको थोड़ा बेटर करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट ये करते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसको मैं बोलता हूं माय मतलब इट इज योर, आई मीन मेरा खुद का यूनिवर्स, जो मैंने ऐसे रैंडमली कलेक्ट किया हुआ है, और स्टॉक्स है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या रेकमेंड करता हूँ, ये भले ये सारा स्टॉक्स है ना, बस इसका एक लिस्ट बनाओ कि किसी ने बोला ये स्टॉक भी अच्छा है। हाँ, कोशिश करो थोड़ा सा, अगर किसी ने बोला है तो उसका लॉजिक भी समझने की कोशिश करो। बिल्कुल जो एक लेमैन की तरह जो बिजनेस समझते हैं ना हम किसी कंपनी का, बहुत अच्छे टूल्स है, जैसे मैंने बोला एक रडार जो हमने बिल्ड किया है। आप कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े देख सकते हो, मैनेजमेंट देख सकते हो, ये सब भी अगर आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो वो भी एक अच्छा अप्रोच है, तो वो देखना चाहिए। या इन जनरल आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और उसने आपको स्टॉक बोला तो जस्ट लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। तो वो आपका यूनिवर्स हो जाएगा कि आपके पास ये सोर्सेस से आए हुए स्टॉक्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादातर लोगों को कोई टेक्निक नहीं है या कोई क्लू नहीं है, या एक जजमेंट बेस्ड है, मतलब वो स्टडी में नॉर्मली होता नहीं है। टेक्निक की जहां तक बात है, ये ज्यादातर होता है सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव मतलब क्या कि मैं एनालाइज करूं, मतलब ये तो फिर बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं ना, चार्ट्स देख लिए उसके और उस बेसिस पे एंट्री लिया, या किसी का एडवाइस फॉलो किया, या नॉर्मली जजमेंट के बेस पे बाय सेल किया। और चार्ट्स पे तो बहुत सारे पैटर्न, टूल्स, इंडिकेटर्स है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। तो वहां से मतलब कुछ थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, उस तरह से। तो ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है जो अच्छा है, दैट्स नॉट अ बैड अप्रोच। लेकिन यहाँ पे एक चीज की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक्स में आपको एक बात समझने की जरूरत है कि एग्जिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि
जब हम टेक्निक की बात करते हैं उसमें एक होता है कि आप एंटर कैसे करोगे, आप एग्जिट कैसे करोगे। आपका यूनिवर्स डिफाइन हो गया, लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए जो टेक्निक चाहिए उसमें आपका अगर एग्जिट क्लियरली डिफाइन नहीं है तो नॉर्मली क्या होगा, उसमें इमोशनल ट्रेडिंग ज्यादा होगा। क्योंकि कभी ये लगता है ना, अब ये स्टॉक्स बहुत बढ़ गया, अभी बेच देते हैं, फिर वो आप देखोगे वही स्टॉक्स बढ़ते गए, आप कहीं कुछ दूसरा लेके बैठे और वो अभी नहीं चल रहा है। दूसरा ये होता है कि एक होप के बेस पे बने रहे स्टॉक्स में, नीचे आया फिर और वो नीचे आते गए और बस कैरी कर रहे हैं, और वो स्टॉक बस आपके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया और अब पता नहीं उसको कैसे एग्जिट करना है, राइट। बहुत सारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली जो सो कॉल्ड रीबैलेंसिंग होता है उसमें यही होता है कि अब जो स्टॉक फंस गए इसका मैं क्या करूं, है ना। नॉर्मली ऐसी चीजें होती है, तो वो सिचुएशन में ना आने के लिए अच्छा एग्जिट का मैकेनिज्म होने की जरूरत है, राइट। अब इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव कर सको तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, परफेक्ट एग्जिट नहीं होता है, उसको छोड़ ही दो, एक्सेप्ट कर लो, जैसे ये एक्सेप्ट किया ना उसको भी एक्सेप्ट कर लो, परफेक्ट एग्जिट नहीं होता है। कोई कुछ भी करके आपको बोले, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप स्टॉक को बिल्कुल बॉटम में खरीदोगे और टॉप पे बेचोगे। जिस टाइम ये एक्सेप्ट कर दोगे ना, एटलीस्ट आप जो 80% काम है ना वो तो आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद का जो काम है उसमें आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपकी टेक्निक्स में ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत है, वो हमें लेके आनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिविटी लेके आते हैं इधर। तो देखिए हमारा यूनिवर्स तो डिफाइन हो गया, राइट, वो आप अपने हिसाब से करते रहोगे। हाँ ये है कि अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो आप बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स या निफ्टी 500 इंडेक्स वो भी अपना यूनिवर्स बना सकते हो। अब दूसरा आता है कि एनवायरमेंट के लिए एक चार्ट हम यूज करते हैं, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में तो आपको रेशियो चार्ट से वो सेगमेंट एनालिसिस एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो करो वो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट एक चीज आप कर सकते हो, यहां पे मैं है ना रेशियो चार्ट को पीएनएफ में कन्वर्ट किया हुआ आरएस चार्ट दिखाऊंगा। अगर आपको पीएनएफ ज्यादा पता भी नहीं है ना, फिर भी इसमें बहुत सिंपल है इसको देखना, तो ये आप फिर भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको क्या करना है, ट्रेड पॉइंट या जोन में ये आप आरएस चार्ट अगर सिलेक्ट करोगे पीएनएफ का, यहां पे आप डाल दीजिए निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400। ये एक इंडेक्स है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हो। ये डिनोमिनेटर जो लेना है वो निफ्टी 50 लेना है, ठीक है। और इसको आपने प्लॉट कर दिया। इसका जो बॉक्स वैल्यू है ना इसको आप कर दो 0.10% और इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा दो, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको आप टेम्पलेट बना के सेव रख सकते हो। तो ये हो गया इसके ऊपर मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये इंडेक्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये मिड कैप स्मॉल कैप का एक 400 स्टॉक्स का इंडेक्स है। ये एक रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करे। बिकॉज नॉर्मली ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, अगर स्टॉक्स को आप ब्रॉडली अगर डिवाइड करो तो दो चीजें, एक फ्रंट लाइन है और एक बाकी के स्टॉक्स हैं, ठीक है। और क्या होता है कि मूवमेंट जो है ना वो आप देखो ये दोनों में एक अलग अलग होता है। कभी फ्रंट लाइन अच्छा चलते हैं, कभी मिड कैप और ये अच्छा चलते हैं। नॉर्मली जब मिड कैप चलते हैं तो मार्केट में एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ बुल मार्केट, मतलब ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन जनरल जो पोर्टफोलियोज है वो प्रॉफिट में होते हैं या वो ऊपर होते हैं या वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट जो होते हैं ना मार्केट के वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसमें से आपको ये समझ आता है कि जो ब्रॉड लेवल पे स्टॉक्स है मिड कैप स्मॉल कैप ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स ये जो है ये एक तरह से रेशियो चार्ट है। इसमें न्यूमरेटर है मिड कैप स्मॉल कैप 400, डिनोमिनेटर निफ्टी 50। मतलब ये चार्ट जब बुलिश है तो मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं, ये चार्ट जब बेरिश है तो फ्रंट लाइन अच्छा कर रहा है। अब उसके बाद आपको देखना है कि निफ्टी कैसा कर रहा है, वो एक और डिस्कशन है। लेकिन जब निफ्टी बुलिश है और ये अगर सेगमेंट बुलिश है, इसका मतलब है ये फेवरेबल है मिड कैप और स्मॉल कैप को। अब इसको बुलिश कैसे करेंगे, तो जिसको पीएनएफ पता है वो इसको एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स रीड कर सकता है, वो एक एस्पेक्ट हो गया। अगर कुछ नहीं पता ना तो बिल्कुल सिंपल कर दो, ये मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो ये बुलिश है, मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये बेरिश है। तो ये बीच में जो ऐसे ऐसे सीनियर होता है नहीं, आपको पीएनएफ चार्ट का एक खासियत क्या है, ये एक कॉलम में मल्टीपल सेशंस होते हैं। इवन ये पीरियड है ना ये भी कभी कभी लंबा होता है, मतलब कुछ दिनों का, कभी कभी महीनों का भी होता है। जो उस टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपका स्ट्रेटेजी दूसरा होगा। और जब ये परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेटेजी जो है वो स्टॉक्स में ज्यादा होगा। तो अभी हम बात करते हैं अलोकेशन की। जब ये इसके ऊपर है यहाँ पे तो आपका स्टॉक्स में अलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। जब ये नीचे है तो स्टॉक्स में अलोकेशन कम करके मे बी आप इंडेक्स में या बाकी जो आपका अलोकेशन है वहां आप बढ़ा सकते हो। बट या आप यहाँ पे भी अलोकेशन मैनेज करके एटलीस्ट जो आपका फ्रेश एंट्री है वहां पे आप कंट्रोल ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो आपका जो ध्यान है वो स्टॉक्स में जरूर होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे
अब आपको स्टॉक्स कैसे ट्रेड करने हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो है आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये जो सिंपल दिखता है ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब काम करना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है और कब ब्रेक दबाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंट्री एग्जिट की। तो अब हमारा स्टॉक यूनिवर्स डिफाइन हो गया, एनवायरमेंट के लिए हमने टेक्निक देख लिया जो सिंपल है। अब आते हैं टेक्निक में कि कैसे बाय सेल करें। तो वो यूनिवर्स तो है, फेवरेबल भी है, बाय सेल कैसे करें। तो उसके लिए एक तो हो गया चार्ट एनालिसिस, ठीक है, जो आप कर सकते हो। दूसरा हो गया थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज भी बहुत हो सकते हैं, आप वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि स्टॉक को किस हिसाब पे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ये एक काफी अप्रोचेस होते हैं उसमें। वैसा ही एक अप्रोच है जो मुझे बहुत इसमें यूजफुल लगता है। एक होता है, आपने अगर सुना होगा, एक टर्टल करके ट्रेडिंग सिस्टम होता है। बेसिकली उसके ऊपर हमने एक सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड किया है और काफी सारा टूल्स भी हमने बिल्ड किए हैं ऑन टर्टल ट्रेडिंग मेथड। लेकिन टर्टल को एक सिंपल तरीके से आप समझ लो ना, कि एक मान लीजिए 20 डेज का ब्रेकआउट स्टॉक का, ठीक है, 20 दिन का अगर स्टॉक का, वो 20 दिन का पैटर्न, ये एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न है। वो 20 दिन का पैटर्न कोई भी हो सकता है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस और इट कैन बी एनीथिंग। मतलब लास्ट 20 डेज का हाई जो है वो स्टॉक ने क्रॉस किया। एट टाइम्स इट इज लाइक दिस ऑल्सो, इस टाइप से भी वो ब्रेकआउट किया है। तो इस अलग अलग पैटर्न से 20 डेज का उसने ब्रेकआउट किया, तो इट्स अ बुलिश मेथड। तो बेसिकली टर्टल के रूल्स में क्या है कि 20 डे का ब्रेकआउट किया तो बाय, एंड देन 10 डे के लो के नीचे यू एग्जिट। देयर इज अनदर सिस्टम आल्सो जिसमें 55 डे का ब्रेकआउट आप बाय करो, बट उस पे नहीं जाते अभी। अब इसको मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है। इसमें कुछ इश्यूज क्या होते हैं कि कभी कभी जब मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज और नैरो होता है ना, उस टाइम के बाद भी एक छोटा सा स्पाइक और आपका वो ट्रेड आता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है ना, कभी कभी वो ज्यादा होते हैं। इसको मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस जिसमें बेटर होता है वो है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें P&F पे, जिसको आई कॉल P&F टर्टल मेथड, वो बेसिकली पॉइंट एंड फिगर में नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर जब जाता है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कॉलम ऑफ एक्स है। अब एक कॉलम ऑफ एक्स में मल्टीपल सेशंस होते हैं, राइट, मतलब ये एक स्विंग है। उसके बाद एक कॉलम ऑफ ओ जिसमें करेक्शन है, देन कॉलम ऑफ एक्स, देन कॉलम ऑफ ओ, देन कॉलम ऑफ एक्स, देन कॉलम ऑफ ओ, देन एक्स। तो ये 1 2 3 4x, देन अ करेक्शन एंड देन अ ब्रेकआउट। तो ये फिफ्थ कॉलम में, अगर ये फिफ्थ कॉलम का जो x है वो पिछले चारों x के हाई के जब ऊपर जाए, इसको आई कॉल टर्टल ब्रेकआउट। ये टर्टल इसलिए बिकॉज हमने 20 डे, 10 डे, 55 डे ये कुछ नहीं किया, हमने 5x लिए। 1 2 3 4 5x होते हैं, तो उसमें x के बाद O होता ही है, तो 4 O है, मतलब 4 बुलिश स्विंग्स हैं और 4 बेरिश स्विंग्स है। उसके बाद पांचवें बुलिश स्विंग में देयर इज अ ब्रेकआउट। ये पूरे हाईएस्ट हाई का ये ब्रेकआउट है। इट्स अ वेरी लॉजिकल पैटर्न। इसमें 9 कॉलम्स हो गए, इसका मतलब 9 कॉलम में देयर कैन बी मेनी सेशन, मतलब इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉक्स वैल्यू दैट यू यूज। लेकिन उसके बेसिस पे वो 9 डे हो सकता है, 90 डेज हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। मतलब मार्केट जो टाइम है या नंबर ऑफ सेशंस है वो मार्केट डिसाइड करेगा या प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा। हम इस पैटर्न को देख के प्राइस के यहां पे ये बाय स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर मैं स्टॉक का बात करूं, आप देखिए जब ये रिकॉर्ड होता है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट सेवरल स्विंग्स का एक हाई लगा है, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट इट, या कोई पॉजिटिविटी है उस स्टॉक में फॉर व्हाटएवर रीजंस। लेकिन वो आपका यहाँ पे ट्रिगर हुआ है बुलिश फॉर्मेशन। तो दिस कैन बी ए वंडरफुल एंड लॉजिकल बाय पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि इस पूरे फॉर्मेशन में देयर कैन बी मेनी पैटर्न्स, जैसे यहाँ पे और आपका कोई बेयर ट्रैप हो गया या ट्रिपल टॉप हो गया या एंकर कॉलम फॉलो थ्रू गया, ऐसे पैटर्न्स भी इसमें हो सकते हैं। ये इनको पता चलेगा, जो P&F जानते हैं उनको ये समझ में आएगा। बट देयर कैन बी मेनी सेशंस। आप सिंपली अगर आप देखो, इसमें इस टाइप के पैटर्न भी होते हैं जो कप एंड हैंडल है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न भी होते हैं। तो वो सारे पैटर्न्स मतलब एक तरह से इसमें आ जाते हैं। इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हो गया, एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट पैटर्न हो गया, तो उसका एक पूरा एक समरी सा ये पैटर्न बन जाता है, राइट। अब इस अपने ये अप्रोच में दिस पैटर्न कैन बी वेरी यूजफुल। तो जो बाइंग के लिए जो पैटर्न है उसमें वो बुलिश टर्टल ब्रेकआउट, ठीक है, ये हमारा एक एंट्री ट्रिगर हो सकता है। और एग्जिट के लिए बेरिश टर्टल ब्रेकआउट, मतलब लास्ट 5 O के नीचे अगर प्राइस चला जाए देन यू एग्जिट, ठीक है। अब उसमें मैं आपको एक स्टॉक के एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए ये स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज। ये जेन टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये मेरा एक पर्सनल रीडिंग है।
या एक एक्सपीरियंस है या स्टोरी है इस स्टॉक को लेके। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे एक फ्रेंड इन्होंने ये स्टॉक मेरे साथ डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले, जब से वो उन्होंने इस स्टॉक को फॉलो किया, स्टडी किया है, तो इन्होंने कंपनी मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, ये सब मुझे एक्सप्लेन किया था। अब नाम पे ज्यादा मत जाइए, दिस इज वन एग्जांपल, और इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये उन्होंने मुझे समझाया था। हालांकि मैं उनके साथ अब जरूर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा जिसमें विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या देखा था और वो कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, एक स्टॉक है जो मुझे पता चला कि इसमें बिजनेस मॉडल एक अच्छा है, एक अच्छा स्टॉक है, और हमने जैसे आप रडार में भी है उसको रीड कर सकते हो, उसके फाइनेंशियल्स एंड ऑल, तो वो हमें एक स्टॉक पता चला जिसमें कुछ न्यूज है, पोटेंशियल है या अच्छा फंडामेंटल्स है, और जब इसको चार्ट पे देखो, बाकी भी एनालिसिस बहुत सारा कर सकते हो, उसके पैटर्न्स हैं, उस बेसिस पे उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब क्या होता है बहुत बार, जैसे इसी एक स्टॉक का एग्जांपल लूं कि वो 1-1.5 साल तक उसमें वो टाइप का परफॉर्मेंस नहीं था फॉर सम रीजन। वैसे बहुत बार होता है, हमें कोई स्टॉक्स अच्छे लगते हैं लेकिन वो उस टाइप से परफॉर्म नहीं करते हैं, और उसके बाद वो सडनली दे वर्क वेल, तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस पे टाइम तो कर सकते हैं, देयर कैन बी सेवरल स्ट्रेटेजीज, बट इसी पे अगर हम लोग एक इस टाइप का एक स्ट्रेटेजी रन करें, जैसे मैं यहां पे एड स्टडी में जाके एड यहां करता हूं बुलिश टर्टल ब्रेकआउट एंड आई प्लॉट दिस, और इसी के साथ बेरिश टर्टल ब्रेकआउट। तो देखिए ये जो स्टॉक में आपको ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया उस टाइप से ये टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न है। यहाँ पे एक ये हाई एक्स का यहाँ पे एक नया हाई लगा, तो दिस इज अ बुलिश टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न, है ना। तो ये एंट्री पॉइंट होता है। बट अगर आप ये पूरा ऐसा चार्ट देखो, तो ये जो पूरा आपको चार्ट दिख रहा है ये 2017 से ऑलमोस्ट 6 इयर्स, तो इसमें आपको सेवरल पैटर्न्स दिखते हैं। ये बॉक्स वैल्यू जो मैंने यूज किया ये 2%। अब नॉर्मली जो हम रेकमेंड करते हैं या जो मैंने एक्सप्लेन भी किया 1%, 3% इस टाइप के बॉक्स वैल्यूज लेते हैं। इस अप्रोच में मैंने 2% इस सेगमेंट के लिए यहाँ इसलिए डिस्कस किया, 1% थोड़ा सा फास्ट है और 3% थोड़ा सा स्लो है, तो ये 2 बीच में होता है दोनों के, थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच है। लेकिन आप बॉक्स वैल्यू अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। टू बिगिन विथ यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑन अ 2% बॉक्स वैल्यू। हालांकि 3 करोगे तो इसमें और भी कम ट्रेड्स हो जाएगा और काफी ज्यादा इसमें आप राइड कर सकते हो, लेकिन 2% बिकॉज जैसे मैंने बोला मॉडरेट अप्रोच है। देखिए अभी इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, हम अभी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, तो ऑब्जेक्टिव ये है ना कि बाय करके हम बने रहे ज्यादा टाइम तक। ऐसा तो नहीं है कि बाय करना है सेल करना है, तो वो तो शॉर्ट टर्म हो गया, वो भी आप कर सकते हो, बॉक्स वैल्यू कर दो 0.25%, वहां पे भी ये मेथड एनालिसिस भी आप कर सकते हो, उसमें एंट्री एग्जिट फ्रीक्वेंट रहेगा, तो वो एक आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है होल्ड करने का और बने रहने का। देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म रहोगे, मीडियम टर्म रहोगे, लॉन्ग टर्म रहोगे, मार्केट डिसाइड करेगा। जब भी इसमें एग्जिट आएगा यू विल एग्जिट, तो ऐसा टाइम पीरियड पहले से डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जो एक होता है कि हमें लंबे टाइम तक बने रहना है, छोटे छोटे स्विंग्स में एग्जिट नहीं करना है, तो उसके लिए बॉक्स वैल्यू जो है हमने 2% लिया। एंट्री ट्रिगर जो है बुलिश टर्टल ब्रेकआउट, एग्जिट ट्रिगर है बेरिश टर्टल ब्रेकआउट। तो अब यूनिवर्स हो गया, उसमें जब भी ये बुलिश टर्टल ब्रेकआउट आए, मान लीजिए यहां पे टर्टल ब्रेकआउट आया और अपने बाय किया, अब जब तक बेरिश टर्टल नहीं आता है यू हैव टू वेट, और आप उस स्टॉक में बने रह सकते हो। अब देखो यहां बाय करके यहां पे फिर से बुलिश टर्टल आया, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जहां पे आप इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड यू हैव टू डू नथिंग। अगर आप बीच में कहीं आपने देखा या पहले मिस हो गया तो आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि आप इसके बाद का डबल टॉप भी दे सकते हो, एज लॉन्ग एज बुलिश टर्टल इज एक्टिव, तो उसके बाद एक सिंपल डबल टॉप पैटर्न भी वैलिड होता है, जिसमें एंट्री आप मतलब बीच में कहीं एंट्री करना है, पहले देखा नहीं था, तो वो भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चार्ट को एक मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं इस टेक्निक को। इसमें देखिए बीच में एग्जिट आया तो यू हैव टू एग्जिट, मतलब इवन दो स्टॉक वाज ओवरऑल इन अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे बीच में बेरिश टर्टल ब्रेकआउट आया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था और यहां से करेक्शन का पॉसिबिलिटी है, ये हम अज्यूम करके हम एग्जिट करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट एग्जिट, एग्जिट आया तो एग्जिट इट, और फिर बुलिश पैटर्न आया तो री एंटर। ठीक है, एग्जिट करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत करो, री एंट्री करने के लिए भी ऑलवेज रेडी रहो। जैसे एग्जिट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना,
मुझे लगता है रिटेल ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है री एंट्री, और ये बहुत ज्यादा लोगों तक है, जो कुछ लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार सामने के सामने स्टॉक्स चल रहे हैं बट दे नेवर बी एबल टू पार्टिसिपेट, सिंपली बिकॉज ऐसा लगता है यार अब यहां कहां लूं, ऊपर में ये टॉप में ही लगाऊंगा। आप देखिए कभी भी जब आप हाई पे बाय करते हो, अगर इस स्टॉक को यहां आपने बाय किया होता तो ये उस टाइम का तो हाई ही था, आज आपको दिख रहा है ना उसके बाद भी यहां तक गया है, तो हाई ये एक तरह से आप समझ लो एक इश्यू है, जो उस टाइम अपने लगता है कि ये यार बहुत हाई में बहुत ऊपर में कहां ले लूं। तो इसीलिए मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, दे नेवर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द रैली। समझ लो ये साइकोलॉजिकल इश्यू है, माइंडसेट इश्यू है, उसको साइड में रख दो। इट इज जस्ट अनदर ट्रेड जो आप पैटर्न के बेस पे कर रहे हो और उसका स्टॉप लॉस आपको पता है, तो रिवर्स होगा तो वहां से एग्जिट करेंगे। लेकिन सी मार्केट में ये तो प्रोबेबिलिटी के साथ तो आपको समझना ही पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी करना पड़ेगा। तो ये सोचो ही मत, जहां री एंट्री है री एंटर इट, एंड देन आप बाकी आप जब तक वो बेरिश टर्टल नहीं होता है कंटिन्यू टू राइड इट। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है फॉर एंट्री एग्जिट। इट इज अ वेरी डिसेंट स्ट्रेटेजी। आप इसको आर जोन में बैक टेस्ट कर सकते हो, एनी गिवन यूनिवर्स, क्लियर रूल्स हैं। उसके लिए चाहिए तो मैं दूसरे वीडियो में वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके पहले भी मैंने काफी वीडियोस में आर जोन का बैक टेस्टिंग एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको करोगे यू विल सी के रफली 40-45% हिट रेशियो है, एंड 1:4 1:5 तक का रिस्क रिवार्ड जाता है काफी स्टॉक्स में। अगर आप यूनिवर्स का एवरेज रिटर्न देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप और इस तरह से, तो इट्स अ डिसेंट स्ट्रेटेजी। बाकी ये बैक टेस्टिंग आप खुद करके देख लो, इसको खुद स्टडी करके देख लो तो आपको वो समझ में आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके साथ आप बाकी वेरिएशन प्लान कर सकते हो, ये एक मैंने बेसिक आइडिया दिया। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि अभी ये बहुत बढ़ गया, अभी एग्जिट करना है, ये एक बहुत बार दिमाग में होता है। सी, जब तक आप एग्जिट करते नहीं हो प्रॉफिट पेपर में, ये तो है ही, तो मटेरियलाइज करने का बहुत होता है ना, मतलब नॉर्मल एक प्रॉफिट में बने रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि लॉस में बने रहना बहुत सिंपल होता है, प्रॉफिट में लोग ज्यादा टाइम तक बने नहीं रह पाते। अगर है ही ऐसा और नहीं कर पाते तो कहीं बीच में एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको लग रहा था कि बहुत ऊपर है अभी मुझे बुक करना है, कर लिया तो एटलीस्ट फिर डबल टॉप आएगा, या फिर जब करेक्शन है ओ के बाद एक्स आएगा तब फिर री एंटर करो, एटलीस्ट उस तरह से उसको मैनेज करो, राइट। सो दैट वे एटलीस्ट यू विल रिमेन इन दैट स्टॉक, क्योंकि आपको ये तो पता है ओवरऑल आपका न्यूज सोर्स और वो सब भी बुलिश है, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, और टेक्निकल भी पैटर्न जो है ये वैलिड है, और जब तक ये पैटर्न वैलिड है और इंटैक्ट है, चार्ट बुलिश है, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर री एंट्री। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल अप्रोच समझ में आया होगा। इसमें मैंने डबल बॉटम सेल ऐसे एग्जिट नहीं लिया, बिकॉज हमें, जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव है कि हमें छोटे स्विंग्स में नहीं निकलना है। इसके लिए जो एग्जिट है थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट किया है वो क्राइटेरिया, तो तक ज्यादा टाइम तक स्टॉक्स में बने रहे। हाँ, मतलब इसको हमने बैक टेस्ट भी करके देखा है, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी बेटर है। और हम जो आरएस वाला जो हमारा एंगल है, या जो एक एनवायरमेंट स्टडी हम कर रहे हैं, उससे ये स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। तो इसमें दूसरा जो एग्जिट का एक एंगल हो सकता है कि जब ये स्टॉक्स अगर अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, उस टाइम भी हम एक एग्जिट देख सकते हैं स्टॉक्स में, या जो अलोकेशन है वो कम कर सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से भी ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। सी, आइडिया क्या है कि जैसा मैंने 3 चीजें बताया ना, यूनिवर्स, एनवायरमेंट और टेक्निक, इसको हम ऑब्जेक्टिव करें। ये इसको जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इसको पूरी तरह से ना लगे, इसको एक प्रिंसिपल भी इसका समझ ले, और इसको आप अपने हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, तो भी काफी बेटर रहेगा आपके लिए। सी, एटलीस्ट आपका एक अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आप अच्छा काम कर पाओगे। रैंडम ट्रेडिंग से बहुत बेटर है कि आप एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो, प्रोसेस बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली करो। मार्केट डेफिनेटली आपको अच्छा सरप्राइज करेगा अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। ये जो सारे टूल्स और ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है, ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है tradepoint.definance.com में, या zone.definedsecurities.com में, या ट्रेडपॉइंट आप डेस्कटॉप वर्जन इसका डाउनलोड करोगे, चार्ट्स, टूल्स, इंडिकेटर्स, ये सारा फ्रीली अवेलेबल है। और ये टेक्निक्स में हम बात इसीलिए करते हैं कि हम थोड़ा सा ये सब एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रिंसिपल सीखो, इसको आप एग्जीक्यूट करो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, यही एक बॉटम लाइन है। जितने भी वीडियोस और ये चीजों की मैंने बात की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आपको ये ओवरऑल वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, यहाँ पे जो पर्पस है वो बिल्कुल एजुकेशन का है, किसी भी स्टॉक पे या किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट का कोई मोटिव नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है, ना ही वो इंटेंशन है कि वो प्रोवाइड करे। और वैसे भी मैं तो हमेशा जो हम लोग कहते हैं कि आप खुद
स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, मतलब मार्केट व्यू और वो सब, उस पे रिजिडिटी नहीं होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो किसी को नहीं पता होता है। स्ट्रैटेजी को स्टडी करके अगर उस पे हमारा कन्विक्शन है और उसमें अगर रिजिड अप्रोच है ना, तो वो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर अ टाइम। तो समरी क्या है, आपका यूनिवर्स क्या है, माई, ठीक है। और ये जो टेक्निक है जो हमने बात किया, जिसमें हम लोग वो RSI चार्ट यूज करते हैं और एक टर्टल ट्रेडिंग करते हैं, इसको आई विल कॉल इट नॉइजलेस टर्टल, ठीक है। तो MNT, ये इसलिए एक नाम दिया इसको, लेट्स कॉल इट MNT अप्रोच, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, या इसको आप अपने हिसाब से वेरिएशन लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। तो MNT इसलिए बिकॉज आप अगर फोरम में या कहीं और अगर इसको लेके अगर कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, विल डिस्कस इट देयर। हालांकि जो लोगों को पता नहीं, आप forum.defined-securities में आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, वहां पे भी हम डिस्कस कर सकते। आई रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। तो दिस इज एन MNT स्ट्रेटेजी, दैट इज इट। यही एक था। देखिए, हम लोग नॉर्मली वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी, ब्रोकरेज हाउस चलाते हैं, तो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना इससे हमारा काम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बीच बीच में शेयर करते रहे। अगर आपको ये काम अच्छा लगता है और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी गेट एनकरेज, वी कैन डू इट मोर। और आपके कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज आस्क डिफाइनेज हैशटैग के साथ आप पूछिए, यहाँ इस वीडियो के कमेंट में पूछिए या सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। विल डेफिनेटली रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन इट। बहुत ऑलरेडी एक अच्छा खासा पाइपलाइन हम जल्दी रिकॉर्ड करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।